हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मुदगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर क्लास की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? बीएससी पार्ट थर्ड की। और जिसमें पेपर कौन सा चल रहा है? हमारा फर्स्ट पेपर चल रहा है कॉर डेटा। ठीक है, कॉर डेटा पेपर फर्स्ट में हम चल रहे हैं अभी तक। तो आज जिसके बारे में हम वीडियो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एनिमल हर्ड मानिया या फिर हर्ड मेनिया। ठीक है, इस एनिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया है कि हम एक एक एनिमल के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसकी जो बाह्य आकारिकी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी आंतरिकी के बारे में पढ़ेंगे या फिर हम कहें एनाटॉमी, जिसमें कि हमारे इसके सारे सिस्टम आ जाएंगे। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जितने भी तंत्र हैं वो सारे के सारे हम एक एक वीडियोज़ में कवर अप करते हुए चलेंगे। तो देखिए, हर्ड माना की जब हम बात करते हैं तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ रिकॉल करा देता हूँ कि देखिए, कॉर डेटा जो है उसके कुछ सब फाइलम्स कह लीजिए या फिर कुछ उपसंग हैं। ठीक है, उनमें से आपका एक उपसंग बनता है यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, एक उपसंग बनता है आपका यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा को ही एक नाम दिया गया है ट्यूनिकेटा। क्या नाम दिया गया है सर? ट्यूनिकेटा। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि इसको ट्यूनिकेटा क्यों बोला जाता है। तो देखिए, मैं आपको इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा, इसको ट्यूनिकेटा क्यों बोला जाता है। क्योंकि देखिए, ट्यूनिकेटा या फिर हम कहें यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो जंतु आते हैं, इनका जो बाह्य शरीर है, ठीक है, इनकी जो एक्सटर्नल बॉडी है वो एक पदार्थ कह लीजिए या फिर एक कवर से ढकी हुई रहती है। उस कवर को क्या बोला जाता है? ट्यूनिक। उस कवर को क्या बोला जाता है? ट्यूनिक। या फिर उसी कवर को बोला जाता है टेस्टा। ये एक कठोर परत होती है इनकी बॉडी के ऊपर, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? ट्यूनिकेटा बोला जाता है। और इस यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ट्यूनिकेट्स। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि यूरोकॉर्डेटा फाइलम को ही क्या बोला जाता है? ट्यूनिकेटा। इसके अंदर जो भी एनिमल्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ट्यूनिकेट्स बोला जाता है। हम जिस एनिमल की आज बात करने वाले हैं वो है हर्ड मानिया। इसे भी क्या बोला जाता है? ट्यूनिकेट्स या फिर ट्यूनिकेटा, इसे हम कह सकते हैं। देखिए, हम हर्ड मानिया की बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ हम सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो इसका जो सामान्य नाम है, ठीक है, प्रत्येक एनिमल का कुछ ना कुछ सामान्य नाम होता है जो कि एक जगह जगह पर वो नाम है भिन्नता दर्शाता है। तो इसका जो सामान्य नाम है इसे हम एसिडियन या फिर हम बात करें सी स्क्वायर्ड। सी स्क्वायर्ड को हिंदी में बोलते हैं समुद्री फव्वारा या पिचकारी। ठीक है सर, यानी कि एसिडियन इसका नाम है, सामान्य नाम है, या फिर हम इसे बोलते हैं सी स्क्वायर्ड या फिर समुद्री फव्वारा या फिर समुद्री पिचकारी। अब हमारे पास नाम आता है कि इसे एसिडियन क्यों बोला जाता है। तो इसको एसिडियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो जिस वर्ग में आता है वो वर्ग है इनका एसिडिएसिया। एसिडिएसिया। तो एसिडिएसिया में जितने भी एनिमल आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एसिडियन बोला जाता है। यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ट्यूनिकेट्स बोला जाता है। हम बात करते हैं इसके सामान्य नाम सी स्क्वायर्ड की, समुद्री फव्वारा की। तो ये इसे किस लिए दिया गया? क्योंकि देखिए, ये एनिमल क्या करता है, अपने अंदर पानी भर लेता है। ठीक है, और उस पानी को भरने के बाद जब उस पानी में कोई भी प्रॉब्लम इसे क्रिएट होती है या फिर जब उस पानी को शरीर से बाहर निकालता है तो वो किसके रूप में निकलता है? पिचकारी के रूप में पानी बाहर निकलता है। यानी कि पिचकारी से जैसे पानी बाहर निकलता है, एक प्रेशर से एक धार बन जाती है इस तरह से, या फिर फव्वारे से जिस तरह से पानी निकलता है, उन्हें क्या बोला जाता है? सी स्क्वायर्ड बोला जाता है, या समुद्री फव्वारा या फिर पिचकारी। तो ये क्या हो गया हमारे पास? इसकी सामान्य जानकारी हो गई। अब हमें इसका जो पढ़ना है वो हमें इसका वर्गीकरण पढ़ना है या फिर हम कहें क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। देखिए, क्लासिफिकेशन की दृष्टि से हम इसकी बात करें, यानी कि ये एनिमल किंगडम में किस जगह अपना स्थान रख रहा है, तो हमने ये चीज़ देखी कि संघ कौन सा चल रहा है हमारा? फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर है। संघ कॉर्डेटा का ही एक उपसंघ है, अभी मैंने आपको बताया, यूरो कॉर्डेटा। ठीक है, ये हो गया उपसंघ। अब उपसंघ में आगे एक वर्ग है, और वर्ग के बारे में भी मैंने आपको अभी बताया था। वर्ग है एसिडिएसिया, जिस कारण इन्हें क्या बोला जाता है? एसिडियन बोला जाता है। अब एसिडिएसिया में ही एक वर्ग है, यानी कि हम कहें उसे कहेंगे उपवर्ग, और उस उपवर्ग का नाम है आपका प्लूरोगोना। ठीक है, उस उपवर्ग का नाम क्या है? प्लूरोगोना। और प्लूरोगोना उपवर्ग में एक गण है आपका, उस गण का नाम है स्टोलिडोव्रेंकियर। क्या नाम है सर? उसका नाम है स्टोलिडोव्रेंकियर। ठीक है, ये है आपका गण। उसके बाद हम इसके वंश की बात करते हैं, तो वंश क्या है इसका? हर्ड मानिया।
ठीक है सर। तो ये क्या है, इसका वर्गीकरण कभी कभी पेपर में पूछ लेता है आपका, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। संघ हम पेपर जो पढ़ रहे हैं कॉर्डेटा है, उपसंघ आपका यूरोकॉर्डेटा है या फिर ट्यूनिकेटा है, वर्ग आपका एसिडी एशिया है। तो ये 3 चीज़ तो आपको पहले ही जब हमने सामान्य जानकारी में बताया था तभी याद हो जानी चाहिए। इसके अलावा उपवर्ग में आपका प्लूरोगोना है और गण में आपका स्टोलिडो ब्रेंकियर है और वंश में आपका कौन सा है, हर्डमानिया है। ठीक है, अब हम इसके अगले जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक में हम इसकी कुछ और सामान्य जानकारियाँ लेते हैं। ठीक है, या फिर हम इसके वितरण की बात करते हैं कि ये वर्ल्ड में कहाँ और किस जगह पर पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हर्डमानिया जो एनिमल है वो संसार भर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है सर, संसार भर में पाया जाता है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर आवास है। संसार भर में ऐसा नहीं है कि ये सभी जगह पर पाया जाएगा, ये फिर सिर्फ और सिर्फ समुद्री जल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है सर, समुद्री जल में पाया जाता है। इसकी टोटल अब तक 12 जातियां ज्ञात हैं, यानी कि इसकी कितनी जातियां ज्ञात हैं, 12 स्पीसीज इसकी टोटल अब तक ज्ञात हो चुकी हैं। उनमें से आपकी 4 जातियां ऐसी हैं जो कि भारतीय समुद्र में हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा ये अंटार्कटिका, अटलांटिक, अदर जो महासागर हैं उनमें इसकी बची कुची जो 8 जातियां वो हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन भारतीय समुद्र में हमें सिर्फ इसकी 4 जातियां देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी जातियां हैं मैं आपको बता दूं। एच, मैं यहाँ पर हर्डमानिया को शॉर्ट में लिख रहा हूँ एच, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको जाति लिखूंगा हर्डमानिया पैलिडा, जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा अध्ययन करते हैं या यही हमारे समुद्र में देखने के लिए मिलता है। दूसरी जाति है इसकी हर्डमानिया म्यूरिटेना। ठीक है, हर्डमानिया म्यूरिटिएना, ये दोनों जातियां कैसी हैं, इसकी हर्डमानिया की जातियां हैं। और इन दोनों जातियों की खास बात क्या है कि ये हमें समुद्र के किनारे पर ही देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, समुद्र के किनारे पर, यानी ऊपरी सतह जो है समुद्र की, ज़्यादा गहराई में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों जातियां हमें समुद्र के किनारे पर ही देखने को मिल जाती हैं। 2 जातियां इसकी ऐसी हैं जो कि हमें थोड़ी गहराई में देखने को मिलती हैं, इसका नाम है सियोलोनिका, और एक है आपकी हर्डमानिया एन्यूरियंसिस। कौन सी है आपकी, हर्डमानिया एन्यूरियंसिस। तो ये 2 जातियां हैं, ये कौन से समुद्र में मिलती हैं, गहरे समुद्र में हमें ये देखने को मिलती हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इनका वितरण बता दिया, यानी कि संसार भर के सभी समुद्रों में पाया जाता है। टोटल इसकी 12 जातियां ज्ञात हैं और उनमें से 4 जातियां जो हैं वो भारतीय समुद्र में हमें देखने को मिलती हैं। उनमें से 4 जातियां जो हैं हर्डमानिया पैलिडा और हर्डमानिया म्यूरिटियाना, ये 2 जाति ऐसी हैं जो समुद्र के किनारे पर या ऊपरी सतह पर हमें देखने को मिल जाती हैं। और जो हर्डमानिया सिलोनिका या फिर हम हर्डमानिया एन्यूरियंसिस जो जातियां हैं वो हमें गहरे समुद्र में देखने को मिलती हैं। हमने आपको बात किया कि ये कहाँ देखने को मिल जाता है, हमें समुद्र में देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा जंतु है, ये समुद्री जंतु है। ठीक है, कैसा जंतु है, ये समुद्री जंतु है। इसके बाद हम इसके स्वभाव की बात करते हैं या फिर इसके हैबिट की बात करते हैं। ठीक है, स्वभाव देखिए हम क्या बात करते हैं इसकी, तो ये कैसा जंतु है, ये एकल जंतु है। एकल का मतलब सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब क्या है कि ये कॉलोनी बनाकर नहीं रहते हैं, समूह बनाकर नहीं रहते हैं, ये समुद्र में हमें एक जंतु ही देखने को मिल जाता है। और दूसरी हम बात करें तो ये कैसा जंतु है, ये स्थानबद्ध जंतु है। स्थानबद्ध का मतलब क्या होता है, सेडेंटरी। स्थानबद्ध का मतलब क्या होता है, सेडेंटरी, यानी एक ही स्थान पर ये पाया जाता है, ज़्यादा इधर उधर यानी कि गमन ये नहीं करता है, एक जगह पर स्थानबद्ध रहकर ये रह सकता है। जैसे कि पॉरीफेरा, जब हम किंगडम की बात करते हैं, पॉरीफेरा फाइलम की हम बात करते हैं, तो पॉरीफेरा के जो फाइलम्स में जंतु मिलते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्थानबद्ध होते हैं, लेकिन वो कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉलोनी हमें देखने को नहीं मिलती है, ये एकल रहते हैं और स्थानबद्ध रहने वाले जंतु हैं। अब स्थानबद्ध की बात करते हैं तो ये कहाँ पर रहता है, ये रॉक्स यानी कि चट्टानों पर चिपकी हुई अवस्था में पाया जाता है, चट्टानों पर चिपका रहता है। ठीक है, दूसरी हम बात करें यदि ये गहरे समुद्र में हमें देखने को मिलेगा, गहरे समुद्र में, तो ये रेत में धंसा हुआ हमें देखने को मिलता है। कैसा मिलता है, रेत में धंसा हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके जो आवास या फिर हम कहें स्वभाव की बात है तो मोलस्का जो संघ है, ठीक है, संघ मोलस्का का एक वर्ग है गैस्ट्रोपोडा। अभी जब हम फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ के आए हैं, मोलस्का संघ का वर्गीकरण, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रोपोडा जो संघ है, मोलस्का जो संघ है उसका एक क्या कहें वर्ग है गैस्ट्रोपोडा। तो गैस्ट्रोपोडा मोलस्का जितने भी एनिमल्स हैं उनके शरीर पर यह चिपका रहता है। कैसा रहता है सर, ये चिपका रहता है तथा सहजीवन व्यतीत करता है।
क्या व्यतीत करता है? सहजीवन। सहजीवन का मतलब क्या है? दोनों जो जंतु हैं आपस में एक दूसरे के सहायता करते हैं और दोनों जीवन अपना जीते हैं, उसे कहते हैं सहजीवन। तो किसके साथ चिपका रहता है? ये मोलस्का के साथ। गैस्ट्रोपोडा, मोलस्का संघ के जो जंतु हैं उनमें गैस्ट्रोपोडा वर्ग है एक, उसके जंतुओं के साथ ये चिपका हुआ रहता है। हम बात करते हैं कि ये इसकी शरीर पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। देखिए कुछ शैवाल, ठीक है, उसके अलावा कुछ डायटम्स, ठीक है, इसके अलावा चपटे कृमि, ठीक है, प्लेटी हेलमंथीज वगैरह जो छोटे मोटे एनिमल्स हैं वो इसके शरीर पर चिपके रहते हैं, शरीर पर चिपके रहते हैं, ठीक है। ये है इसका क्या? स्वभाव। इसके अलावा हम इसके पोषण की बात करें कि ये पोषण कैसे लेता है, तो देखिए पोषण ये लेता है सर पक्षमाभी विधि से। पक्षमाभी विधि का मतलब क्या होता है कि पक्षमाभ पाए जाते हैं और ये इस तरह से कलेक्ट करता रहता है भोजन को और इसके अंदर जो भोजन है वो इकट्ठा होता रहता है। हम बात करें कि ये भोजन में सर खाता क्या है, इसकी जो डाइट है वो क्या है, तो इसकी डाइट है सर छोटे छोटे शैवाल, ठीक है, या फिर डायटम्स, ठीक है, और जो भी जल की धारा के साथ, किसकी धारा के साथ? जल की धारा के साथ जो भी चीज़ें खाने की आ जाती हैं ये उन सबको खा जाता है। तो ये सब क्या है? इसकी डाइट है, ठीक है। उसके अलावा हम इसके लिंग की बात करें तो ये कैसे जंतु हैं? ये सर उभयलिंगी जंतु हैं या फिर हर्मोफ्रोडाइट ये जंतु है। इसके अलावा हम इनके निषेचन की बात करते हैं सर, तो निषेचन इनमें बाह्य प्रकार का निषेचन पाया जाता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें मिलता है, जो कि कहाँ होता है सर? जल में इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है, क्योंकि ये समुद्री जंतु है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके परिवर्धन की, यानी कि डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट इसमें कैसा मिलता है सर? हमें अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट देखने को मिलता है, या फिर हम कहें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। जब डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष है तो हम क्या कह सकते हैं कि लार्वावस्था जरूर बनेगी, और जो लार्वावस्था बनेगी इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो बना के बता दिया है। इसका जो लार्वा है उसका नाम है सर एसिडियन टेडपोल लार्वा, ठीक है। कौन सा लार्वा है? एसिडियन टेडपोल लार्वा है। उसका कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, चाहे तो मैं आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो एसिडियन टेडपोल लार्वा इसका हमें देखने को मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं इसकी संरचना की, या फिर हम इसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए संरचना में जब हम इसकी आगे हम बात करेंगे इसकी किसकी सर? अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की कि किस तरह से ये हमें दिखाई देता है या ये कैसा जंतु है। तो हम इसके बॉडी की बात करें तो इसका शरीर कैसा है? इसका शरीर जो है सर चपटा है और कैसा है? आयताकार है। कैसा शरीर है इसका? चपटा शरीर है और कैसा है? आयताकार शरीर है इसका। और शरीर में जो इसके सिरे हैं, दो सिरे हैं, एक इसका सिर वाला भाग कह लीजिए और एक इसका पैर वाला भाग है, या फिर ये है इसकी कंप्लीट बॉडी, ठीक है। ये दो भाग हैं इसके, और जो इसका पैर वाला पोर्शन है यहाँ से ये आधार से चिपका रहता है, आधार से चिपका रहता है। और जो कंप्लीट बॉडी है इसकी है, जो शेष शरीर है वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। कैसा रहता है सर? स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ठीक है। और संपूर्ण जंतु जब हम इसे देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है हमें? आलू के समान या फिर बैंगन के समान। कैसे दिखाई देता है हमें? ये आलू के समान या फिर बैंगन के समान ये हमें जंतु है वो देखने के लिए मिलता है। हम बात करते हैं कि बैंगन के समान क्यों दिखाई देता है हमें, तो इसका जो शरीर है उस पर उसका जो कलर है वो गुलाबी या फिर बैंगनी, ठीक है, गहरा गुलाबी या फिर बैंगनी कलर हमें देखने को मिलता है, जिसलिए ये हमें कैसे दिखाई देता है? बैंगन के समान दिखाई देता है। हम बात करते हैं क्यों इसका शरीर जो गुलाबी या फिर बैंगनी कलर का हमें दिखाई देता है, तो इसके शरीर की जो सतह है, शरीर की बाह्य सतह है, उस सतह पर रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है सर। किसका सर? रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं, रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है। और जब रुधिर वाहिनियाँ पाई जाएंगी तो उनमें रुधिर बहेगा, और रुधिर बहेगा तो हमें इसका कलर कैसा दिखाई देता है? बैंगनी कलर या फिर गहरा गुलाबी हमें कलर इसका देखने को मिलता है। इसमें एक वर्णक पाया जाता है जो कि इसके रुधिर को कैसा कलर प्रदान करता है? बैंगनी या फिर गहरा गुलाबी हमें कलर देखने को इसका मिलता है। हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में जो हम बात करते हैं तो इसकी जो बाह्य परत है, ठीक है, बाह्य परत है वो कहलाती है चोल या फिर टेस्ट, या फिर क्या कहलाती है सर? टेस्ट कहलाती है, या फिर टेस्टा उसी को हम कहते हैं, या फिर मैंने अभी आपको बताया उसे क्या कहते हैं? ट्यूनिक कहते हैं। ट्यूनिक के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? ट्यूनिकेटा कहा जाता है। तो ये इसकी बाह्य परत हो जाती है। इसके अलावा जो इसकी बॉडी है, इसकी जो बॉडी है मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बनती है सर।
किससे बनती है, दो भागों से मिलकर बनती है। और इसके दो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए एक तो है प्रॉपर बॉडी और दूसरी जो इसका भाग है वो है फुट। ठीक है, कौन सी बॉडी है, पहली है प्रॉपर बॉडी और दूसरी है इसका फुट। मैं यदि आपको इसका डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से ये हमें दिखाई देता है। ये इसका डायग्राम है, इसमें ये एंटीरियर पोर्शन है इसका, यानी एंटीरियर सतह है, ये इसकी डोर्सल सरफेस है और ये इसका वेंट्रल सरफेस है और ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है। मैंने सिर्फ अभी आपको दो चीज़ें बताई हैं कि बॉडी और फुट। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्या है, बॉडी है, और इससे नीचे का जो शेष पोर्शन है ये क्या है सर, ये फुट है। अभी हमें सिर्फ इतना देखना है। अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर बॉडी या फिर कंप्लीट बॉडी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए जब हम प्रॉपर बॉडी की या फिर वास्तविक देह की जब हम बात करते हैं तो ये कैसा है सर, ये शरीर का स्वतंत्र भाग है, यानी कि इस पर किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। ये कैसा है, स्वतंत्र हवा में तैरता हुआ रहता है या फिर स्वतंत्र भाग है। और ये पाद भाग की तुलना में, किसकी सर, पाद भाग की तुलना में कैसा है, चौड़ा भाग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमने देखिए अभी क्या देखा, इस डायग्राम के अंदर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इस डायग्राम में ये जो बॉडी वाला पार्ट है, इस बॉडी वाले पार्ट पर हमें दो छिद्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों छिद्र जिस हिस्से पर उपस्थित हैं, उसे क्या बोला जाता है, साइफोन बोला जाता है। एक उभरा हुआ भाग हमें दिखाई दे रहा है, इन उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, साइफोन कहते हैं। तो देखिए दो इस पर हमें छिद्र दिखाई दे रहे हैं, एक है ब्रेंकियल और दूसरा है एट्रियल। तो इसी के नाम पर दो साइफन हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, जो ब्रेंकियल की तरफ है उसे क्या कहते हैं अपन, ब्रेंकियल साइफन, और जिस पर एट्रियल अपर्चर हमें देखने को मिलता है उसे कहते हैं अपन क्या, एट्रियल साइफन। तो दो साइफन हमें देखने को मिले। अब जब हम दोनों साइफनों पर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दो छिद्र हमें दिखाई देते हैं, उन छिद्रों को क्या बोला जाता है सर, अपर्चर बोला जाता है। और अपर्चर भी दो प्रकार के होंगे, जो ब्रेंकियल है, ब्रेंकियल वाली तरफ है उसे कहेंगे ब्रेंकियल अपर्चर, और जो दूसरी तरफ है उसे कहेंगे एट्रियल अपर्चर। ठीक है, दो साइफन हैं जो उभरी हुई संरचना जहाँ पर जाकर बनती है, और जो छिद्र जहाँ पर जाकर बनते हैं उन छिद्रों को क्या बोला जाता है, ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर। हिंदी में यदि हम बात करें तो ब्रेंकियल साइफन इसे हिंदी में भी इसे साइफन बोला जाएगा और इसे एट्रियल साइफन भी बोला जाएगा। और एपर्चर को हम हिंदी में बोलते हैं छिद्र, तो इसको बोला जाता है ब्रेंकियल छिद्र और इसको बोला जाता है क्या, एट्रियल छिद्र। हम यदि ब्रेंकियल छिद्र की बात करते हैं तो ये किसका कार्य करता है, ये मुख का या फिर किसका कार्य करता है, माउथ का कार्य करता है। ठीक है, और एट्रियल किसका कार्य करता है, इसमें डायरेक्ट हमें गुदा देखने को नहीं मिलता लेकिन कार्य ये गुदा का करता है। यदि जल की धारा इधर से प्रवेश करती है तो इधर से ये जल की धारा को बाहर निकाल देता है। जब हम इसकी एनाटॉमी या फिर आंतरिकी पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसके पाचन और उत्सर्जन में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरह से भोजन इसके अंदर प्रवेश करता है और कैसे ये भोजन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये किसकी बात हो गई सर, हमारे बॉडी भाग की। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि ब्रेंकियल अपर्चर और जो एट्रियल अपर्चर हैं, जब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा हो तो ये चार लोब हमें देखने को मिलते हैं सर। देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहूँ यदि, तो ये चार लोब हमें देखने को मिलते हैं। ये इसका क्या है, अपर्चर है, कोई सा भी अपर्चर ले लीजिए, एट्रियल अपर्चर ले लीजिए या फिर ब्रेंकियल अपर्चर ले लीजिए। तो ये चार लोब हमें देखने को मिलते हैं, चार लोब यहाँ पर बन गए हैं। ये क्या करते हैं, जल की धारा इनमें से प्रवेश कर जाती है, लेकिन जैसे ही इन्हें लगता है कि जल की धारा के साथ कोई गलत चीज़ आ चुकी है, तुरंत ये जो छिद्र हैं या फिर ये जो लोब हैं, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं ओस्ट या फिर लिप्स। लोब को ही क्या बोला जाता है, लिप्स बोला जाता है। ये तुरंत छिद्र जो हैं बंद हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट अंदर चला गया उसको तुरंत पानी को जो है बाहर निकाल देते हैं। तो ये किस तरह से पानी को बाहर निकालते हैं, जैसे पिचकारी में से पानी बाहर निकलता है, इसलिए ही इन्हें क्या बोला जाता है, समुद्री पिचकारी या फिर समुद्री फव्वारा इन्हें बोला जाता है। तो ये इनकी प्रॉपर बॉडी की बात हो गई। तो जब हम फुट की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमें छोटे छोटे टुकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। ये टुकड़े सर किसके हैं, मिट्टी या अन्य पदार्थों के। तो मिट्टी या अन्य पदार्थ जो है इस पर आकर चिपक जाते हैं, जिससे ये जो भाग है ये कैसा बन जाता है, खुरदरा भाग बन जाता है। जब इसका नाम फुट दिया गया है तो ये किसका कार्य कर रहा है, ये पैरों का कार्य कर रहा है। किसका, पैरों का। यानी कि ये जिस जगह पर इस हड्डमानी को चिपकना होगा ये किसकी सहायता से चिपकेगा, ये फुट की सहायता से चिपकेगा।
अब मैं आपको बता दूं कि फुट इनका एक समान नहीं रहता है, फुट भी आकार और परिमाण के आधार पर जो है अलग अलग रहता है। स्थिति निर्भर करती है किस पर कि ये चिपकेगा कहाँ। जैसे कि यदि हम बात करें कि मान के चलिए इसको चिपकना है समुद्र में, ठीक है। समुद्र की जो सतह होगी, समुद्र की सतह है वो जो गहरी सतह है वहाँ पर कैसी है, सरफेस पे इसको प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस पर चिपकने के लिए ये क्या करता है, सीधा प्रॉपर बॉडी से ही जाकर चिपक जाता है, इसको फुट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मान के चलिए किसी अन्य जगह पर इसे चिपकना हो, किसी अन्य जगह पर इसे चिपकना होगा तो ये किसकी सहायता से चिपकेगा, फुट की सहायता से चिपकेगा। वो अन्य जगह क्या हो सकती है, वो समुद्र का किनारा हो सकता है, इसके अलावा वो कोई चट्टान हो सकती है, वो मोलस्का का कवच हो सकता है, वो रेतीले आधार हो सकते हैं। तो कहीं भी इसको चिपकना होगा तो ये फुट की सहायता से चिपकेगा, और डायरेक्ट समुद्र की तलहटी में यदि इसे चिपकना होगा तो ये बॉडी की सहायता से डायरेक्ट वहाँ पर चिपक जाएगा। यदि हम फुट की बात करें तो यदि प्रॉपर टाइप से जो फुट है वो फैला हुआ है तो उसकी लंबाई जो होगी वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक चली जाती है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, जनरल सिर्फ आपको हर्डमानिया का बेसिक स्ट्रक्चर बताया और इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी। अगली वीडियो में हम इसके एक एक सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले हम पाचन तंत्र से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आपको इसके नोट्स रिटन में चाहिए तो नीचे आपको लिंक दिया हुआ होगा PDF का, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से आप उसको पढ़ के ऐसा कि ऐसा ही आप पेपर में लिख के आएंगे तो आपको जरूर गारंटी से नंबर मिलेंगे। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।